बोलेगा तो मैं बोलना चाहता हूँ। हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम मूल्यह्रास के उस प्रैक्टिकल पोर्शन पर पहुंच चुके हैं जहां अब आपको इस चैप्टर के प्रमुख रूप से जो न्यूमेरिक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। मुख्य रूप से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन में अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और कितने अकाउंट्स बनाते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन डेप्रिसिएशन में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके इस स्क्रीन में सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन डेप्रिसिएशन रखा, जिसमें सबसे पहला जो है वो एसेट्स अकाउंट यानी संपत्ति खाते। संपत्ति खाते के अंतर्गत हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस खाते में मुख्य रूप से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द बैलेंस एंड होल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यह खाता आपके संपत्ति खातों के शेष के अलावा वर्ष के दौरान जितने भी आपने व्यवहार किए हैं, खरीदे हैं या बेचे हैं, उन तमाम बातों को ये प्रेजेंट करता है। यह खाता मुख्य रूप से आपको प्रत्येक वर्ष तैयार करने होते हैं और प्रत्येक वर्ष जब हम तैयार करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो डेबिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष है, अलग अलग इसका फॉर्मेट में आगे चलकर बनाया हूं, वो आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका दूसरा जो अकाउंट होता है, मूल्यह्रास खाता। इस खाते में हम मुख्य रूप से किन बातों को सम्मिलित करते हैं, यह आप देख सकते हैं कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र का खाता है and it is closed by transferring depreciation account into profit and loss account। इस खाते में मुख्य रूप से हम अपने मूल्यह्रास की राशि को प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में हस्तांतरण कर बंद कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये दो ही खाते हैं। पहला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एसेट्स अकाउंट है और दूसरा जो खाता है वो मूल्यह्रास खाता, जिसको डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। अब इसके बाद इसका प्रोफार्मा जो है वो आप देख सकते हैं। ये प्रोफार्मा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मूल्यह्रास में बनाए जाने वाले जो खाते हैं, संपत्ति खाता है पहला और दूसरा जो है मूल्यह्रास खाता है। संपत्ति खाते का प्रारूप मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, जिसमें मैंने 3 वर्ष का एक खाते का आपको अनुमानित प्रारूप में कैसे लेखे करते इन बातों को सम्मिलित करने का एक प्रयास किया है। यदि आप देखेंगे कि इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में आपको कुल 4 खाने हैं और क्रेडिट में कुल 4 खाने हैं। डेबिट का जो पहला कॉलम है, पहला स्तंभ जो है वो डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स यानी विवरण का, फिर जर्नल फोलियो नंबर है और उसके बाद राशि यानी अमाउंट का। सेम इतने ही 4 जो और कॉलम है वो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं प्रमुख रूप से डेबिट पक्ष से। पहले साल में यदि आप डेट में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट ईयर मैंने लिखा और ओपनिंग डेट यानी जिस डेट को आप खरीदते हैं अपनी संपत्ति को, उसमें हम डेबिट पक्ष में पर्टिकुलर में टू बैंक अकाउंट लिख छोड़ते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जितने भी आपके प्राइम कॉस्ट है या उसके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, उन तमाम राशियों को जोड़ दी जाती है और इस राशि को सीधे राशि वाले कॉलम में लिख दी जाती है। अब आप इसी वर्ष के क्रेडिट पक्ष में आइए, देखिए फर्स्ट ईयर क्लोजिंग डेट मैंने लिखा है और इस क्लोजिंग डेट में जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है यानी मूल्यह्रास की जो राशि है, उस राशि को मैंने क्रेडिट साइड में लिखकर डेबिट पक्ष से घटाया है और जिसको बैलेंस कैरीड डाउन यानी शेष ले जाए गए के माध्यम से मैंने शेष को लिखा है। इस प्रकार पहले वर्ष का आपका खाता क्लोज हो जाता है। इस प्रारूप के अंतर्गत मैंने 2 मशीन को खरीदने का एक सामान्य जो है एग्जाम्पल लिया है। सेकेंड ईयर में अगर आप देखते हैं कि सेकेंड ईयर में जैसे ही आप आते हैं तो सेकेंड ईयर में जो ओपनिंग डेट है उसमें सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का बैलेंस था क्रेडिट साइड पहला साल का, उसको अपन लोगों ने सेकेंड ईयर में सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। और उसके बाद इस वर्ष जब भी हम कोई दूसरी मशीन खरीदते, जिसको देखो आप सर्कल में ध्यान से देखेंगे तो सर्कल में मैंने बी स्टार बनाया है। इसका मतलब मैंने मशीन का नामकरण किया है और इस नामकरण के अंतर्गत पहले वाले मशीन को ए और दूसरे वाले मशीन को बी के नाम से टू बैंक लिखा। इस प्रकार डेबिट का जो आइटम था वो समाप्त हुआ। अब उसी
सेकेंड ईयर में आप क्रेडिट में देखिए, ईयर सेकेंड ईयर में मैंने क्लोजिंग डेट लिखा बाय डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन की तरफ देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि मैंने ए और बी दोनों अलग अलग मशीन का मूल्यह्रास की राशि लिखा, और उसके बाद शेष में भी ए से ए के डेप्रिसिएशन को घटाया, बी से बी के डेप्रिसिएशन को घटाया। इस प्रकार शेष हमारे पास आ गई और हम सेकेंड ईयर का ईयर क्लोज कर देते हैं। अब थर्ड ईयर में आप आइए, थर्ड ईयर में मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत किया कि इसमें हमारा जो ए नामक मशीन है वो बिक जाता है। तो यदि जब कोई संपत्ति बिक जाता है तब हम कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने डेबिट पक्ष में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और उसमें ए और बी दोनों मशीनों के जो शेष है उस राशि को मैंने डेबिट पक्ष में लिख दिया। और उसके पश्चात अगर आप गौर से देखेंगे तो थर्ड ईयर में जिस डेट में हम बेचे हैं उस डेट में सबसे पहले बैंक अकाउंट लिखा और एसपी यानी सेल्स प्राइस उसका जो भी है विक्रय मूल्य उसको मैंने लिखा। उसके बाद आप सबको बता दूं कि जिस मशीन को बेचा जाता है उसे यदि हम उस वित्तीय वर्ष में 1 महीने या 6 महीने या 9 महीने या 11 महीने के लिए प्रयोग करते हैं तो जितने भी महीने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से लिखते हैं और उसका उतने दिन का मूल्यह्रास की राशि निकालना पड़ता है। अब चूंकि यह ए नामक मशीन की बिक्री हो रही है, हमें बैलेंस में से चेक करने के बाद जो शेष राशि आती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस यानी नुकसान की दशा में प्रॉफिट एंड लॉस करके हमें शो करना पड़ता है। सपोज अगर हमें लाभ होता तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसी प्रकार से ए नामक जो मशीन है उसका जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो क्लोज हो गया और क्लोजिंग डेट में हम फिर डेप्रिसिएशन लिखकर उसका जो बैलेंस है उसे हम उतार दिए। तो मैं समझता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मूल्यह्रास के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट खाता है वो संपत्ति खाता कैसे बनाना है एक सरसरी तौर पर आप सबको पता चल गया होगा। जैसे अब आप मैंने क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को अगर गौर से आप देखेंगे तो यह स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत मैंने प्रश्न लिया। गौर से पढ़ते हैं हम सभी इस प्रश्न को कि 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन 20,000 रुपए में क्रय की गई जिसकी प्रतिस्थापना पर 5,000 रुपए व परिवहन पर 5,000 रुपए खर्च किए गए। दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2016 को 50,000 रुपए में खरीदी गई। 1 अक्टूबर 2017 को पहली मशीन 15,000 रुपए में बेची गई। 31 मार्च 2018 तक 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए, यह मानते हुए कि मशीन पर 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास प्रभाव किए जाते हैं। गौर से आप बच्चे प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न को मैंने सॉल्व किया है, जो अभी स्क्रीन पर आपका ये सॉल्यूशन जो है वो आ गया। गौर से अगर आप देखेंगे तो इस मशीन खाते को मैंने 3 वर्ष के लिए बनाने को कहा है और ये तीनों वर्ष मैंने बनाए। इसमें यदि आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले मैंने मशीन खाता लिखा। ये डेबिट पक्ष का जो कॉलम है उसमें 1, 2, 3 और 1, 4। सेम उसी प्रकार से आपको क्रेडिट पक्ष में 1, 2, 3 और 4 कॉलम खींच लेने हैं। पहला 4 जो लेफ्ट साइड का है वह डेबिट कॉलम है, दूसरा जो है वो क्रेडिट का कॉलम है। अब आप प्रश्न को देखिए तो प्रश्न में सबसे पहले लिखा है कि 1 अप्रैल 2015 को आपकी मशीन खरीदी गई और इस मशीन को खरीदने में 20,000 रुपए लागत के अलावा 5,000 रुपए परिवहन व्यय और 5,000 रुपए जो है वो प्रतिस्थापना लागत भी खर्च हुए। यदि गौर से आप देखेंगे तो 2 बैंक करके मैंने ए नामक मशीन लिखा और इन सब को जोड़कर 30,000 रुपए में हमने पहली मशीन को खरीदी और उसे हमने डेबिट पक्ष में लिख दिया। अब इस साल हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे कि 2016 को 31 मार्च, ध्यान रखिए ये 1 अप्रैल और ये क्लोजिंग डेट हो गया 2016 मार्च 31। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन इस 30,000 का 10% 3,000 रुपए होते हैं, जिसे मैंने 3,000 यहाँ लिखा। 30,000 में 3,000 रुपए राशि माइनस करने पर 27,000 रुपए का बैलेंस प्राप्त हो गया है। सेकेंड ईयर में आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने उस मशीन को बैलेंस के रूप में उतारा और क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2016 में 1 अक्टूबर को आपने दूसरी मशीन 50,000 रुपए में खरीदा। तो 2 बैंक करके मैंने इसमें बी नामक मशीन का इसका नामकरण किया और 50,000 रुपए हमने लिख दिया। इस प्रकार से अब ए और बी दोनों मशीन पर मूल्यह्रास, अगर आप गौर से देखेंगे तो ए नामक जो मशीन है वो साल भर का डेप्रिसिएशन है 3,000, जबकि बी जिसे हमने 1 अक्टूबर को खरीदा और 31 मार्च यानी 6 महीना हमने यूज किया, इस 6 महीने में
5,000 रुपए साल भर का होता है, 6 महीने का 2,500 रुपए। इस प्रकार कुल दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन 5500 रुपए आ जाते हैं और इस प्रकार 5500 रुपए के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देते हैं। बैलेंस में जब हम माइनस करेंगे तो इस 27,000 में से ये 3,000 माइनस होने के बाद ये 24,000, इस 50,000 में से 2,500 माइनस होने के बाद 47,500, इस प्रकार बैलेंस 71,500 रुपए आपका आ गया। सबसे आखिरी वर्ष में जिस वर्ष बिकता है यह मशीन, उस वर्ष आपको देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मशीन बिकता है। सबसे पहले हम बैलेंस को उतार लेंगे, टू बैलेंस, ए और बी दोनों मशीन है। अब आप गौर से अगर पढ़ेंगे तो 1 अक्टूबर 2017 को जो पहली मशीन है उसे 15,000 रुपए में बेच दिया गया। आप देखिए क्रेडिट में जब खरीदते हैं तो टू बैंक और जब बेचते हैं तो बाई बैंक, मैंने बाई बैंक लिखकर 15,000 लिख दिया। उसके बाद मैं यहां रुका और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा मैंने कि और ये पाया कि 6 महीना यह मशीन यूज हुआ है और 6 महीने का यह मशीन का मूल्यह्रास 1500 रुपए मैंने, चूंकि साल भर का 3,000 है तो 6 महीने का 1500 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया। चूंकि पहला नंबर का मशीन बिक रहा है तो 24,000 में 15,000 और 1500 दोनों माइनस होने के बाद लाभ हानि, जिसको नुकसान कहते हैं, यहां मैंने लिखा है 24,000 माइनस 15,000 माइनस 1500, इस प्रकार 7,500 रुपए हमको इस मशीन को बेचने पर नुकसान हो गया। और 31 मार्च को केवल इस मशीन का डेप्रिसिएशन अपने को लिखना पड़ेगा। यदि आप गौर से देखते हैं तो 47,500 का यह मशीन जो है पूरे 12 महीना यूज हुआ और 12 महीने का जो मूल्यह्रास है वो 5,000 रुपए और इस प्रकार हमने इस बैलेंस को पा लिया 42,500 और अगले वर्ष टू बैलेंस के रूप में हमने 42,500 रुपए इसका बैलेंस। और इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपका यह जो महत्वपूर्ण खाता है उसे आप भली भांति समझ भी गए होंगे और निश्चित रूप से बनाने का एक प्रयास के माध्यम से आप सीख भी सकते हैं। तो आप प्लीज इसे एक बार फिर से रिवीजन जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे पोर्शन पर जिसे हम घटती किस्त पद्धति कहते हैं। घटती किस्त पद्धति के अंतर्गत हमने एक सवाल लिया, लेकिन सवाल से पूर्व मैं आप सबको यह बता दूं कि घटती किस्त पद्धति होता क्या है। आप सबको मैंने जैसे कहा कि स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत हमें मूल्यह्रास की राशि केवल एक ही बार निकालना पड़ता है और हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष वही राशि स्थिर रहती है, जबकि घटती किस्त पद्धति में आपको प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास की राशि का गणना करना आवश्यक है और प्रत्येक वर्ष हमें इसे ओपनिंग बैलेंस में से निकालना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा मैंने फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको थोड़ा सा बैलेंस भी निकालना इसमें सिखाया। इस क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को एक फर्नीचर खाते का शेष 16,200